Hello everyone. This is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamuna Nagar, Haryana, and we shall be studying Physics Paper 1, Unit 1, Basics of Computer Programming. First of all, we will define what is a computer. A computer is an electronic machine that can solve different problems, process data, store and retrieve data, and perform calculations faster and efficiently than humans. हम सब ने कंप्यूटर देखा हुआ है. जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है. तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तरह तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. कोई डेटा हमने स्टडी करना हो तो उसको स्टडी करके स्टोर भी कर सकती है, उस पे कैलकुलेशंस करके हमें रिजल्ट्स भी देती है. और जो भी कैलकुलेशंस कंप्यूटर करता है वो ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज़्यादा तेज होता है. A computer is a device that can be instructed to carry out arbitrary sequences of arithmetic or logical operations automatically. So एक कंप्यूटर से हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड. जो कंप्यूटर शब्द आया वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कंप्यूटेर से. कंप्यूटेर का मीनिंग लैटिन में है टू कैलकुलेट और टू काउंट और टू सम अप or to think together. So more precisely, the word computer means a device that performs computation. एंड अब हम आते हैं कंप्यूटर की फॉर्मल डेफिनेशन पे. अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम्ड डिवाइस with a set of instructions to perform specific tasks and generate results at a very high speed. कंप्यूटर में हम हमेशा बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो लेट अस सी व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं. जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू एंड वट एवर इट इज मेड अप ऑफ. जो इंटरनल सर्किट्स हो गए वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है. However, most of a computer is internal, surrounded by the computer's casing. The most important part of a computer's hardware is the motherboard. जो कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका मदरबोर्ड होता है, जो उसका इंटरनल सर्किट होता है जिसपे हर तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो सब परफॉर्म होती है. उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर जनरली जिन्हें हम आम भाषा में कह देते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर एप्स या हमारे मोबाइल फोन की एप्स होती हैं. दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. So the software consists of all the instructions that tell the hardware how to perform a टास्क. जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर की हार्डवेयर को यानी कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को, सर्किट्स को ये बताती हैं कि क्या काम करना है. These instructions come from a software developer in the form that will be accepted by the platform. Platform means the operating system plus CPU that they are based on. तो ये जो instructions आती हैं ये कोई software developer, software engineer बनाता है and वो उस लैंग्वेज में आती हैं, उस तरह की फॉर्म में आती हैं जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है. Software is capable of performing many tasks as opposed to hardware which can only perform mechanical tasks that they are designed for.
इसके बाद हम आते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कवर्स द इंटरनल आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर एंड द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच ऑफ देम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के अंदर का डिजाइन कैसा है। डिजाइन मीन्स कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कैसे कैसे किन स्टेजेस में बना हुआ है, और जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीयू। सीपीयू के आगे दो पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट दैट इज सीयू एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट that is ALU, and the third part of computer is its memory. memory तीन तरह की आती है, primary memory, secondary memory and cache memory. First of all, we will discuss the input output system. Let us first consider input system. The input unit of the computer system is used to enter data and the instructions to the computer. जो कंप्यूटर को हम instructions देते हैं या जो हम डेटा इनपुट करते हैं जिसके बेसिस पे हमने आगे कैलकुलेशंस करवानी है या कोई भी instructions देनी है, जिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर को यूज करके हम ये डेटा देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज input unit. These data and instructions given to the computer are known as input. तो जो भी instructions हम कंप्यूटर को देंगे, डेटा फीड करेंगे, वो सब कंप्यूटर की input कहलाता है. The input device transforms the data into binary codes. जो डेटा है वो हमारे पास ह्यूमंस को समझ आने वाली फॉर्म में होता है, लेकिन जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आती, तो हमें कंप्यूटर क्या करता है, हमने अपनी भाषा में जो इंस्ट्रक्शंस दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर का हार्डवेयर उसको कंप्यूटर के सर्किट्स को समझ आने वाली फॉर्म में चेंज करता है. सो द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड. The input devices, some of the examples of input devices are keyboard, mouse, touch screen, microphones, and there are many more input devices. Keyboard हमने कंप्यूटर में देखा होगा, हमारे मोबाइल में छोटा सा कीबोर्ड होता है. कीबोर्ड रिजेंबल्स अ टाइप राइटर. जो डेस्कटॉप होता है उसका जो कीबोर्ड होता है वो एक टाइप राइटर जैसा दिखता है. इट कंटेन्स कीज फॉर इनपुटिंग अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. तो हर अल्फाबेट यानी ABCD और हर डिजिट यानी 1 2 3 4 और कई सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं. एंड there are also some special keys which perform some predefined functions. एक और इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप्स में आमतौर पे यूज होती है, दैट इज माउस. माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड पिक चॉइसेस फ्रॉम द कंप्यूटर. तो माउस से हमारा काम आसान हो जाता है. स्क्रीन पे हमें जो भी दिख रहा होता है उनमें से किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना होता है या कुछ कॉपी करना होता है या पेस्ट करना होता है, उन सब के लिए हम माउस यूज करते हैं. एक माउस में जनरली 2 या 3 बटन्स होते हैं. The output unit of the computer system receives results and other information from the computer in binary form and converts it into a form understandable to the user. तो इनपुट के जब हमने इनपुट करके इंस्ट्रक्शंस दी कंप्यूटर को, कोई भी काम टास्क परफॉर्म करने को बोला, जब कंप्यूटर ने वो सारे काम कर लिए तो फिर वो हमें बताएगा कि जो कुछ भी हमने काम दिया था, कैलकुलेशंस दी थी, उनका रिजल्ट क्या आया. सो दैट रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट.
और उसमें क्या होता है, कंप्यूटर ने अपनी भाषा में बाइनरी फॉर्म में वो कैलकुलेशंस की और फिर उसको जब वो आउटपुट करके दिखाएगा तो वो ऐसी भाषा में बताएगा जो हमें समझ आए. So the commonly used output devices are visual display unit, यानी कि स्क्रीन, printers, graph plotters, magnetic tapes, magnetic discs, etc. We are basically familiar with computer screen जिसपे हमें आउटपुट दिखती है, या हमें परमानेंटली चाहिए तो हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं. So printer is also an output device. So the VDU यानी visual display unit या monitor or the screen, it displays all the data and information processed by the computer. तो कंप्यूटर ने जो भी कैलकुलेशंस की वो हमें समझ आने वाली लैंग्वेज में वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है. सो दैट इज एन आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. द आउटपुट में बी मोनोक्रोमेटिक और कलर्ड, किसी एक कलर में हो सकती है ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर किसी और कलर में आउटपुट हमें लिख के दिखा सकता है. Printer is used to print the contents of a file or output of a program. These are of many types depending upon the printing mechanism, dot matrix, inkjet printer, laser printer, etc. So ये हमारे पास दो हमने यहाँ पे output devices define की. Therefore, input and output devices act as interface between the computer and the outside environment. कंप्यूटर और बाहर की दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही होता है. Next we come to Central Processing Unit or the CPU of the computer. CPU is the electronic circuit within the computer that carries out the instructions of a computer program by performing basic arithmetic, logical, control and input-output operations specified by the instructions. तो जो भी हमने इनपुट के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है और कंप्यूटर के जिस पार्ट में भी जिस तरह की कैलकुलेशंस होनी है वो ये सब सीपीयू डिसाइड करके कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स में इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. The CPU is also known as the brain of the computer. It has got two parts: control unit. Control unit is the component of the CPU that controls the execution of instructions and directs the flow of data between the CPU and the other devices. जो मेन मैनेजर होता है CPU का उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और ये कंपोनेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी और उनके फ्लो किस तरह रहेगा, पहले कहाँ जाएंगी, वहां से प्रोसेसिंग कौन से पार्ट में जाएगी और फाइनली आउटपुट में कैसे जाएगी, ये सब जो कंट्रोल होता है ये कंट्रोल यूनिट में होता है. The control unit fetches instructions from memory, decodes the instructions, interprets the instructions to know what the tasks are to be performed, and sends suitable control signals to the other components to perform the necessary steps to execute the instructions. So ये control unit का काम होता है कि वो memory में से instructions निकाले, उन instructions को decode करे, उनका मतलब समझे, इंटरप्रेट करे कि कौन कौन से काम किस किस तरह से करने हैं, और वो सूटेबल सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स को ताकि नेसेसरी स्टेप्स परफॉर्म किए जा सके. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सेकंड पार्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. इट परफॉर्म्स various arithmetic and logical operations such as addition, subtraction,
कंपैरिजन एटसेट्रा। तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमने करनी होती हैं तो वो ALU में होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। सो जो हमारे नंबर्स हमने फीड किए जिनसे कैलकुलेशंस करनी होती हैं वो पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये ALU के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उन इनपुट के ऊपर जो भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने को बोला है वो परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। थर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज इट्स मेमोरी। मेमोरी और स्टोरेज भी बोलते हैं हम इसको। सो कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड and instructions required for processing are stored. The intermediate results produced during processing and the final results of the computations are also needed to be stored in the memory. तो हमने कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है। वो स्टोर नहीं होंगी तो कंप्यूटर को जब टाइम लगता है कैलकुलेशंस करने में, चाहे कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगे, तो अगर हमारी इनपुट स्टोर नहीं हुई उसकी मेमोरी में तो वो उसको ढूंढ नहीं सकती। The computer memory is again divided into three components. First one is primary memory, second one is secondary memory and cache memory. The primary memory is also known as main memory or internal memory or essential memory of the computer. जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई हमने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फीड कर रखी है, वो सबसे पहले जाके प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। The primary memory is very fast in nature and it is further divided into two types. First is RAM, that is random access memory, short में हम उसे RAM बोलते हैं। RAM is a temporary memory and the information stored in this memory is lost as the power supply is turned off. टेम्परेरी मेमोरी है, इसका मतलब कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए, मान लिया लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमने जो कुछ उसमें डाला था, स्टोर किया था, वो खत्म हो जाता है, लूज हो जाता है। सो इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी और इसलिए हम इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज अगर हम अपनी मेमोरी परमानेंट सेव नहीं करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में पड़े पड़े वो उड़ जाती है जब कंप्यूटर बंद होता है। It stores the data and instructions given by the user and also the results produced by the computer temporarily. So जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो पहले प्राइमरी टेम्परेरी मेमोरी में जाता है और वो टेम्परेरीली ही उसमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अ वोलेटाइल मेमोरी एंड इसलिए हम इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। So it is random access memory, volatile memory or read write, that is RW memory. The second kind of primary memory is ROM, ROM, that is read only memory. Information stored in ROM is permanent in nature, that is it holds the data even if the system is switched off. जो मेमोरी के कंपोनेंट्स हमने सेव कर दिए वो रोम में रहते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रोम इज परमानेंट इन नेचर। सो रोम में जो भी इंस्ट्रक्शंस डेटा चला गया वो वहां पे हमेशा रहता है। पावर बंद भी हो जाए, कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो वो डेटा उड़ता नहीं है, वोलेटाइल नहीं होता है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस रहती हैं एंड रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर। रोम को कंप्यूटर जो है वो मिटा नहीं सकता, इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर
It is used to store different programs and the information permanently which were temporarily stored in RAM. तो जो रैम में टेम्परेरीली स्टोर हुए थे कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमने इनपुट दी थी वो रैम के बाद जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन रहती है जब तक कि हम खुद उसे डिलीट ना कर दें या इरेज ना कर दें. सो इन दैट सेंस इट इज ए परमानेंट मेमोरी. It is also known as external memory or auxiliary memory and it is non-volatile in nature. ये मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली रहता है. It has much larger capacity as compared to the primary memory. सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होती है as compared to primary memory. Different types of secondary storage devices are hard disk, compact disk, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव etc. पेन ड्राइव का नाम सबने सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सबने सुना होगा, सीडीज का नाम सबने सुना होगा. सो ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. Third kind of memory is known as cache memory. Cache memory is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. It acts as a buffer between CPU and the main memory. CPU और जो मेन मेमोरी होती है उनके बीच में बफर का काम करती है कैश मेमोरी. ये एकदम CPU के प्रोसेसिंग यूनिट के नज़दीक होती है सो दैट इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेशंस करने में या स्टोरेज डिवाइस से इंफॉर्मेशन निकालने में देर ना लगे, टाइम कम लगे. It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. तो जो काम मान लिया हम लंबी लंबी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो जो काम हम बार बार ले रहे हैं CPU से जिस डेटा से सेम काम फिर बार बार नहीं करना चाहता कंप्यूटर तो वो डेटा के छोटे छोटे पार्ट्स कैश मेमोरी में सेव कर लेता है सो दैट इंफॉर्मेशन कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग स्पीड अप हो सके. The parts of data and programs are transferred from the disk to the cache memory by the operating system from where the CPU can access them. तो जो हमने अपना डेटा मान लिया हार्ड डिस्क में सेव किया हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा पड़ा है, तो जब हम CPU से काम लेते हैं, कोई कैलकुलेशंस करते हैं उस डेटा से, तो कंप्यूटर क्या करता है, हार्ड डिस्क से उस डेटा को उठा के कैश मेमोरी में रख लेता है ताकि कैलकुलेशंस जल्दी हो सके बिकॉज कैश मेमोरी एकदम नज़दीक होती है CPU के एंड इट इज़ मच फास्टर इन नेचर एंड देयरफॉर इट इज़ मच कॉस्टलियर. महंगी भी बहुत होती है कैश मेमोरी बिकॉज इट मेक्स द कंप्यूटर फास्टर. तो हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी या स्टोरेज. उसके बाद इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक डायग्राम पे हम आते हैं. इन सारी चीज़ों को हम एक ब्लॉक डायग्राम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी हैव इनपुट यूनिट, वी हैव स्टोरेज से इंस्ट्रक्शन, CPU which consists of control unit and ALU उसमें जाती हैं, वहाँ से रिजल्ट उठा के वापस आती हैं और इसी स्टोरेज से वही रिजल्ट्स हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाते हैं. सो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. मैंने 2-3 बार मेंशन किया कि जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करती है और आउटपुट डिवाइस बाइनरी को वापस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है. बाइनरी नंबर सिस्टम. सो लेट अस सी व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. Binary number system is a mathematical notation for representing numbers of a given set using digits or other symbols in a consistent manner. नंबर सिस्टम दो तरह का है, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें हर सिंबल
सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बड़े से नंबर पे किस जगह पे उसकी प्लेस वैल्यू है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है, या मान लिया 4-5 डिजिट का नंबर है तो उसके सेंटर में लिखा हुआ है या सेकंड प्लेस पे है या सो ऑन। सो इट कैरीज द सेम वैल्यू, उसकी पोजीशन की कोई वेटेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रोमन नंबर सिस्टम, जहाँ पे हम 1 के लिए यूज करते हैं आई, 2 के लिए यूज करते हैं आई 2 बार, और 5 के लिए यूज करते हैं वी, इसी तरह 10 के लिए हम यूज करते हैं एक्स एंड सो ऑन। सो इस नंबर सिस्टम में जीरो नहीं है, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, सो इट इज एन इनएफिशिएंट नंबर सिस्टम। क्योंकि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इतना कन्वीनियंट नहीं था रोमन नंबर सिस्टम, तो उसकी जगह बाद में ले ली पोजिशनल नंबर सिस्टम में, जिसमें हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में सिर्फ कुछ ही सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। ईच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट वैल्यू और वेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजिशन इन द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लिया 2 नंबर है, वी आर फैमिलियर विद दीज नंबर्स 5050 एंड 5 के बाद 3 जीरो हैं, तो इट इज 5000। अब इन 2 नंबर्स में क्या है, वही 0000, एक डिजिट है 0 और एक डिजिट है 5, लेकिन पहले नंबर में क्योंकि 5 सेकंड प्लेस पे है, सो दिस नंबर हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50, और बाद वाले नंबर में 5000 जो मैंने लिखा हुआ है उसमें प्लेस वैल्यू है 1000, सो वैल्यू ऑफ 5 इज 5000। सो हालांकि इन दोनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं, लेकिन क्योंकि डिजिट 5 की पोजीशन अलग अलग है दोनों नंबर्स में, इसलिए उसकी वैल्यू भी अलग है, उसकी प्लेस वैल्यू भी अलग है। The value of digit in a positional number depends upon the following. It depends upon the digit itself. digit खुद क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 लिखा है या 5000 लिखा है, तो हमें मालूम है 1 की वैल्यू 5 से कम होती है, सो 1000 इज लेस देन 5000. So the value of digit depends upon the digit itself and it depends upon the position of the digit in the number. उसकी position unit पे है, tens पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है। अगर हम हिंदी में बोलें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सब पोजीशंस पे डिपेंड करेगा कि गिवन डिजिट की वैल्यू क्या है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बेस ऑफ द नंबर। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर। नाउ द टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम जो यूज में है इस समय तरह तरह के। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट बेसिक, दैट इज यूनियरी, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है 1, और क्यों द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स इज नोन एज बेस। तो क्योंकि यूनियरी में एक ही सिंबल है 1, तो उसका बेस है 1। बाइनरी में 2 सिंबल्स हैं 0 एंड 1, सो द बेस इज 2। टर्नरी में 3 सिंबल्स हैं 0 1 2, सो द बेस इज 3। सिमिलरली ऑक्टल में 8 सिंबल्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, सो द बेस और रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल्स होते हैं, सो इट्स बेस इज 10। ड्यूओ डेसिमल में 12 सिंबल्स होते हैं 0 to 9, 10 सिंबल ये हो गए प्लस ए एंड बी। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 ए बी सी डी ई एफ ये 16 डिजिट्स होते हैं, सो इट्स बेस इज 16। So these are different number systems which are in use for different purposes. हम जो अपनी जूनियर क्लासेस में नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं। We find that the total number of symbols used in a number system represent its base or radix value. And the highest numerical symbol has a value 1 less than the base.
तो जो बेस है, हाईएस्ट सिंबल की वैल्यू उससे एक कम होती है। फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम में दो दो सिंबल्स हैं, 0 और 1, तो इसमें हाईएस्ट सिंबल है 1 और बेस है 2, तो 1 की वैल्यू 2 से कितनी कम है, 1। या हम डेसिमल सिस्टम पे आए तो सबसे बड़ा सिंबल है 9, उसकी वैल्यू जो बेस है डेसिमल सिस्टम का दैट इज 10, तो 9 की वैल्यू 10 से 1 लेस है। सिमिलरली ड्यूओ डेसिमल में 12 सिंबल्स हैं, सबसे बड़ा वाला सिंबल बी, उसकी वैल्यू है 11, दैट इज 1 लेस देन 12, विच इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। We come to the end of our today's discussion. I hope you understood whatever we discussed. These are some of the questions based on the topics that we studied today. We'll meet again. Thank you so much. Have a nice day.